हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे कल्चर एंड साइंस इन एंशियंट पीरियड का सेकंड पार्ट एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड साइंस। Architecture. A large number of stupas, chaityas, worship halls, viharas and temples were constructed. Thousands of craftsmen worked day and night to build and decorate these structures. अब एंशियंट पीरियड में बहुत सारे स्तूपास, विहारास और टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन हुआ था और बहुत सारे क्राफ्ट्समैन ने दिन रात काम किया था उन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए और डेकोरेट करने के लिए। Many stupas were built. Stupas are dome-shaped structures where relics of Buddha and Buddhist monks were kept. The Great Stupa at Sanchi and the Dhamak Stupa at Sarnath are masterpieces. Another magnificent stupa is at Amravati in Andhra Pradesh. The stupa is at Behrut is also famous. All these stupas were surrounded with railings and had many gateways. The railings and gateways were decorated with sculptures depicting events from the लाइफ ऑफ द बुद्धास। अब स्तूपास क्या होते हैं, ऐसे डोम शेप्ड होता है, जैसे गुरुद्वारा में, मंदिर में, चर्च में सबके ऊपर एक डोम होता है, वैसे स्तूपा भी जो होते हैं वो डोम शेप में होते हैं। वहाँ पर बुद्धा और बुद्धिस्ट मोंक्स के रिलिक्स जो हैं वो रखे गए हैं। जो फेमस स्तूपास हैं वो है स्तूपा सांची का और धमक स्तूपा सारनाथ का। ये दोनों जो हैं ये मास्टरपीसेस हैं। इसके अलावा एक अमरावती में आंध्र प्रदेश अमरावती में एक और स्तूपा है, वो भी बहुत फेमस है। और जो भरूच का स्तूपा है वो भी फेमस है। और जो ये स्तूपास होते हैं इनके चारों तरफ रेलिंग्स होती हैं और बहुत सारे गेट्स होते हैं, मतलब एंट्री एग्जिट पॉइंट्स वहाँ पर बहुत सारे होते हैं। और जो भी ये गेटवेज होते हैं, रेलिंग्स होती है, इनको डेकोरेट किया जाता है स्कल्पचर से जो डिपिक्ट करते हैं बुद्धा की लाइफ को। The beautifully sculpted chaitya is located at Karli near Pune. Viharas or monasteries were places where the Buddhist monks lived. Some monasteries were in the form of huge caves cut into hills. They were also decorated with sculptures. एक बहुत ब्यूटीफुल चैत्य जो है वो करली में है। करली जो है वो पुणे के पास एक छोटी सी जगह है। और विहारास और मोनेस्ट्रीज जो होते हैं वो प्लेसेस होते हैं जहाँ पर बुद्धिस्ट मोंक्स जो हैं वो रहते हैं। और कुछ मोनेस्ट्रीज जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं और उनको बड़ी बड़ी केव्स को कट करके और बड़ी बड़ी रॉक्स को कट करके उसमें केव जैसा बना के और उसमें वो रहते थे और उनको डेकोरेट किया जाता था स्कल्पचर्स से। Many temples were also built. The cave temples at Ajanta are very famous. The Dasavtara temple at Devgarh near Jhansi and temple of Bhitargaon near Kanpur and the temple at Sanchi are very beautiful. They were constructed of brick and stone. और बहुत सारे टेम्पल्स जो थे वो भी इस टाइम पीरियड में बनाए गए थे। और जो केव टेम्पल्स हैं अजंता के वो बहुत फेमस हैं। जो केव टेम्पल्स हैं अजंता के उनको भी एक बड़ी सी रॉक को कट करके उसके अंदर केव्स बनाकर और उसके अंदर टेम्पल बनाया गया है। और देवगढ़ जो झांसी के पास है वहाँ पर दशावतार टेम्पल है, वो भी बहुत फेमस है। और कानपुर के पास भीतरगांव में जो टेम्पल है वो भी बहुत फेमस है। और जो सांची का टेम्पल है वो भी बहुत फेमस है। और ये टेम्पल्स जो हैं ये ब्रिक और स्टोन की हेल्प से बनाए जाते थे। The kingdoms of the south were also famous for temples. The Chalukyas built stone temple dedicated to Vishnu and Shiva at Vatapi, Aihole and Pattadakal. They also built many Buddhist monasteries. The Rath temple and the Shore temple at Mahabalipuram and Kailashnath temple at Kanchi were built by the Pallavas. और जो साउथ के किंगडम्स थे उन्होंने भी काफ़ी फेमस टेम्पल्स बनवाए थे। चालुक्यास जो थे उन्होंने स्टोन के से टेम्पल बनवाए थे जहाँ पर विष्णु और शिव जी की पूजा होती थी। ऐसे जो टेम्पल्स हैं वो वातापी, ऐहोल और पत्तदकल में हैं। और उन्होंने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी बनाई थी। और जो पल्लव थे पल्लव किंग्स जो थे उन्होंने रथ टेम्पल और शोर टेम्पल बनवाया था महाबलीपुरम में और कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया था कांची में। Most of the temples constructed during this period had some
common structure. These were as under. अब जो भी टेम्पल इस टाइम पर बनाए गए थे, एंशियंट पीरियड में बनाए गए थे, उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनके स्ट्रक्चर में. वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? सो द फर्स्ट वन इज गर्भगृह. इट वॉज द रूम वेयर द इमेज ऑफ चीफ डाइटी वॉज केप्ट. तो गर्भगृह होता था जहाँ पर जिस भी भगवान की पूजा की जाती थी. मान लो शिव जी की पूजा की जाती थी तो वहाँ पर शिव जी की मूर्ति होती थी गर्भगृह में. अगर विष्णु जी की पूजा की जाती थी तो गर्भगृह में विष्णु जी की मूर्ति होती थी. तो जो भी मेन डाइटी होते थे उनकी जो स्कल्पचर है, उनकी जो इमेज है, वो रखी जाती थी गर्भगृह में. शिखर और विमान. इट वॉज अ टॉवर ऑन टॉप ऑफ द गर्भगृह टू मार्क इट आउट एज अ सेक्रेट प्लेस. और फिर एक शिखर होता है हर मंदिर में. गर्भगृह के ठीक ऊपर शिखर बनाया जाता था और शिखर जो होता था वो टॉवर जैसा होता था. वहाँ पर जनरली कुछ फ्लैग वगैरह लगाया जाता था या नहीं भी लगाया जाता था, तो ऐसा टॉवर जैसा होता था वो. और वो ये सिंबल होता था कि ये प्लेस जो है ये बहुत पायस पवित्र है. मंडपा. इट वॉज एन असेंबली हॉल वेयर पीपल असेंबल्ड एंड प्रेड. और हर मंदिर में एक मंडप होता था और उस मंडप में सब लोग इकट्ठे होकर और भगवान की पूजा किया करते थे. स्कल्पचर. The earliest sculpted objects were perhaps made by Neolithic men. They were, however, very crude. The Indus Valley people used mud and clay to make objects. During Mauryan rule, numerous stone pillars were constructed. These pillars were carved out of rock and had metal-like polish. Some of them had animals carved on top. The lion capital from the pillar at Sarnath is very beautiful. अब जो बोल सकते हैं कि जो स्टार्टिंग में जो स्कल्पचर्स बनाए गए थे वो नियोलिथिक मैन जो था उसने बनाए थे. उसके बाद लेकिन उनके जो स्कल्पचर्स होते थे वो क्रूड होते थे, उसमें उतना फिनिश नहीं होता था. उसके बाद जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उन लोगों ने मड और क्ले की हेल्प से ऑब्जेक्ट्स बनाए थे. फिर मौर्यन रूल के टाइम पर काफ़ी सारे स्टोन पिलर्स बनाए गए थे और ये पिलर्स जो थे ये रॉक से कार्व आउट किए जाते थे. मतलब रॉक को तराश कर वो पिलर बनाए जाते थे और उनमें जो पॉलिश होता था वो मेटल लाइक पॉलिश होता था. और उनमें से कईयों के ऊपर ना ऐसे एनिमल्स बनाए जाते थे. मतलब पूरा पिलर होता था और टॉप पे एक एनिमल को बनाया जाता था. और जो लॉयन कैपिटल है सारनाथ के पिलर पे वो बहुत ब्यूटीफुल है. द आर्ट एंड स्कल्पचर developed further with the growth of Gandhar and the Mathura school of art. Many images of the Buddha and the Mahavira were made by the sculptors of these two schools. उसके बाद गंधार और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो थे उनके दौरान स्कल्पचर जो है वो काफ़ी डेवलप हुआ और उन्होंने बहुत सारी बुद्धा और महावीरा के स्कल्पचर्स बनाए थे. The Buddhist monasteries of the Gupta period contain beautiful stone sculptures. One of the finest examples is the statue of the seated Buddha from Sarnath. It shows the Buddha preaching the Dharma. The halo signifies his spiritual strength. जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बनाई गई थी गुप्ता पीरियड में वहाँ पर भी बहुत सारे स्टोन के ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स बनाए गए थे और उसका एक सबसे बेहतरीन जो एग्जाम्पल है वो स्टैच्यू है सीटेड बुद्धा का सारनाथ में. मतलब बुद्धा जो हैं वो बैठे हुए हैं वहाँ पर और वहाँ पर ये बताया गया है कि बुद्धा जो हैं वो सबको धर्म के बारे में ज्ञान दे रहे हैं. और जो हेलो है वहाँ उससे ये पता चलता है कि उनमें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा थी. The Pallavas and the Chalukyas were also patrons of sculpture. Mahabalipuram has many sculptures carved on rock. The most famous is the Descent of the Ganges, also called Arjuna's Penis. अब जो जो पल्लव राजा थे और जो चालुक्यास थे वो भी जो है उन्होंने स्कल्पचर को काफ़ी बढ़ावा दिया था. महाबलीपुरम में जो बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं वो रॉक को कार्व करके बनाए गए हैं, चट्टानों को तराश कर बनाए गए हैं. और वहाँ का जो फेमस स्कल्पचर है सबसे ज़्यादा वो है डिसेंट ऑफ गंगेस, जिसको अर्जुनास पेनेंस भी बोला जाता है. द
Painting. The history of painting in India goes back to the Old Stone Age. Many prehistoric paintings have been found in the caves of Bhimbetka. अब अगर पेंटिंग्स के बारे में बात करें तो भीमबेटका में बहुत सारी पुरानी पेंटिंग्स मिली थी, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो पेंटिंग्स की हिस्ट्री है वो स्टोन एज से स्टार्ट हुई है. ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड द वॉल्स ऑफ द cave monasteries at Ajanta were decorated with beautiful paintings. These paintings, called murals, depict events from the life of the Buddha. Colors made from natural material were used in these paintings. That is why these paintings have retained their glow even after so many centuries. Every year, thousands of people come to see these paintings. They marvel at the skill of the artist who created such masterpieces. गुप्ता पीरियड में जो केव मोनेस्ट्री है अजंता में, अभी हमने पढ़ा था कि अजंता में बड़ी बड़ी रॉक्स को काट कर केव्स बनाई गई और वहाँ पर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज होती थी. तो वहाँ पर उन केव की वॉल्स पर गुप्ता पीरियड के दौरान केव की वॉल्स पर काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनाई गई थी और वो पेंटिंग्स जो हैं वो डिपिक्ट करती थी लाइफ ऑफ बुद्धा. और वो पेंटिंग्स जो हैं उनको बोला जाता है म्यूरल्स. और जो कलर्स यूज़ होते थे वो नेचुरल मटेरियल्स के बने हुए होते थे और इसीलिए इतने सालों के बाद भी वो कलर्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं. वो अभी तक वो पेंटिंग्स जो हैं अपने कलर्स को रिटेन करके रखे हुए हैं. हर साल बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं उन केव्स को देखने के लिए, उन पेंटिंग्स को देखने के लिए, उन स्कल्पचर्स को देखने के लिए. और सब लोग यही सोचते हैं कि उस टाइम के आर्टिस्ट ने कितने मास्टरपीसेस क्रिएट किए हैं. Science was advanced in ancient India. The town planning of the Indus cities was based on scientific principles. अब जो एंशियंट इंडिया का जो साइंस था वो काफ़ी एडवांस था. जो इंडस सिटीज़ है, हमने पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो टाउन्स बने हुए हैं उनकी जो प्लानिंग है वो पूरी तरह से साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है. Knowledge of medicine improved largely due to the efforts of Charak and Sushruta. Charak wrote the Charak Samhita. Sushruta was a specialist in cosmetic surgery. He performed thousands of operations, particularly the reconstruction of the nose. Dhanvantri was a general physician. अब जो मेडिसिन का नॉलेज था उस टाइम का वो भी काफ़ी इम्प्रूव्ड था, वो भी काफ़ी एडवांस था. और इसका पूरा श्रेय जो जाता है वो चरक और सुश्रुत को जाता है. चरक जो है उन्होंने चरक संहिता लिखी थी जिसमें उन्होंने मेडिसिन के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था. सुश्रुत जो हैं वो कॉस्मेटिक सर्जरी के स्पेशलिस्ट थे और उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे. और जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे पर्टिकुलरली उसमें रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ नोज के ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा थे. और धन्वंतरी जो हैं वो उस टाइम के बहुत ही फेमस जनरल फिजिशियन हैं. The science of astronomy was also highly advanced. Romak Siddhanta is an important work on astronomy. Aryabhat and Varamihir were well-known mathematicians and astronomers. Aryabhat wrote a book called Aryabhatiyam in Sanskrit. In it he stated that the earth moves around the sun as well as on its axis. The rotation of the earth on its axis caused day and light. He also explained why and how eclipses occur. He found a mathematical method of calculating the circumference of a circle. Varamihir wrote an encyclopedia of science called the Brihad Samhita. अब अगर हम एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो उस टाइम का जो साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी था वो भी बहुत एडवांस था. रोमक सिद्धांत जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है एस्ट्रोनॉमी का. और उस टाइम के जो वेल नोन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर्स थे वो है आर्यभट्ट और वराहमिहिर. आर्यभट्ट जो है उन्होंने एक बुक लिखी थी संस्कृत में जिसका नाम था आर्यभतीयम. उस बुक में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड चक्कर लगाती है और वो अपनी एक्सिस पर भी घूमती है. तो वो अर्थ जो है वो रिवॉल्व भी करती है और रोटेट भी करती है. और वो जो रोटेशन होता है अर्थ का अपनी एक्सिस पे, उसी की वजह से डे और नाइट जो हैं वो अकर होते हैं. और उस बुक में उन्होंने ये भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स जो हैं वो कैसे होते हैं.
उन्होंने एक मैथमेटिकल मेथड भी बताया है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल को कैलकुलेट करने का। तो उस टाइम का साइंस जो है वो काफ़ी एडवांस था हमारे इंडिया का। और जो वराह मिहिर है उन्होंने पूरा एक एनसाइक्लोपीडिया लिखा है साइंस का जिसका नाम है बृहद संहिता। Indian mathematicians knew the use of zero. They had a special symbol for it. Later, this system of counting was adopted by the Arabs and the Europeans. और जो इंडियन मैथमेटिशियंस थे उनको ज़ीरो के बारे में भी पता था, उन्होंने ज़ीरो का एक स्पेशल सिंबल था उनके पास। और बाद में जो यही सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, जो इंडियन सिस्टम ऑफ काउंटिंग है, वही अडॉप्ट किया अरब्स ने और यूरोपियंस ने। The iron pillar at Mehroli in Delhi is a proof of the skill of the Indian craftsmen. It was constructed over 1600 years ago during the reign of the Guptas. The pillar is made of iron. It is 7.2 meters high and weigh around 6.5 tons. It is known as the rustless wonder because despite being exposed to the sun and rain for all these centuries, it has not rusted. जो आयरन पिलर है मेहरोली का, दिल्ली के मेहरोली में एक आयरन पिलर है और वो एक सबसे बड़ा प्रूफ है उस टाइम के इंडियन क्राफ्ट्समैन की स्किल का। ये आयरन पिलर जो है वो 1600 ईयर्स अगो बनाया गया था। ये तब बनाया गया था जब गुप्ता वंश जो है वो शासन कर रहा था। इस पिलर की हाइट जो है वो 7.2 मीटर्स है और वेट जो है 6.5 टन है। और ये आयरन पिलर जो है ये किसी कवर में नहीं है, ये आयरन पिलर जो है वो खुला है। तो साइंस में आपने पढ़ा ही होगा कि आयरन जो है वो जब पानी के, हवा के या सनलाइट के कांटेक्ट में आके उसमें रस्ट होने लगता है। तो ये आयरन पिलर जो है ये 1600 ईयर्स अगो बनाया गया है, लेकिन अभी भी खुले में होने के बावजूद भी इस पर कंटिन्यूसली पानी पड़ता है, हवा लगती है, धूप आती है, लेकिन इस आयरन पिलर में रस्ट नहीं लगता, कभी भी जंग नहीं लगता। So this was the second and final part of our chapter, Culture and Science in Ancient Period. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment box. I will put the important links in the description box below. Please check the description box for the links of other chapters also. Thank you everyone.